नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी यूपी के अयोध्या से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के अयोध्या से है, जहाँ पर अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। और ऐसे में अब चढ़ावा चोरी के केस में बड़ा खुलासा हो गया है। अविनाश शुक्ला से सबसे ज्यादा नकद जो है वो बरामद की गई है और 7 आरोपियों से पूछताछ में स्मृति रोक जो है वो बरामद की गई है। और एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार जो है वो बढ़ा हुआ है और जांच में और भी कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले की जांच में बड़ा खुलासा सामने आ गया है। जांच से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में सबसे अधिक नकदी अविनाश शुक्ला के पास से बरामद हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उनके पास से 20 लाख रुपए और 1121 अमेरिकी डॉलर चांदी जैसे धातु की भी वस्तु और पीली धातु और 2 चैन और अंगूठी बरामद की गई है। जांच में गिरफ्तार आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और रमाकांत मिश्रा, मनीष कुमार यादव और करुणेश पांडे, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल है। पुलिस दस्तावेज के अनुसार पूछताछ के दौरान 7 आरोपियों ने कथित तौर पर चढ़ावे की गिनती के दौरान गबन और चोरी की बात स्वीकार कर ली है। और दस्तावेजों में ये भी उल्लेख है कि पुलिस कार्रवाई से पहले मंदिर ट्रस्ट की कुछ राशि वापस की गई थी और अनुकल्प मिश्रा के पास से 16.42 लाख रुपए और करुणेश पांडे के पास से 18.7 लाख रुपए, लवकुश मिश्रा के पास से 14.25 लाख रुपए और रमाकांत मिश्रा से 7.32 लाख रुपए। वहीं मनीष कुमार यादव से 2 लाख रुपए और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से 1 लाख रुपए बरामद होने के उल्लेख किए गए हैं। एसआईटी की अंतिम जांच जो है वो 10 जुलाई के बाद आने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की और भी कार्रवाई और अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच हो सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर उन्हें देश भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती समेत कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संदेश को लेकर हो रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और 2027 के विधानसभा चुनाव में मिलकर रणनीति बनाने की तैयारी में है। ऐसे में राहुल गांधी का संदेश राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पीडीए का खास जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि पीडीए का हिस्सेदारी से सामाजिक न्याय का संकल्प हम मिलकर पूरा करेंगे और इस संदेश को केवल बधाई नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जो कि अखिलेश यादव की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में भविष्य की साझेदारी को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर जोर देती रही है। अखिलेश यादव का दावा है कि यही सामाजिक गठजोड़ यूपी की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस रणनीति का असर भी देखने को मिला और अब समाजवादी पार्टी ने राज्य में बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी का पीडीए जिक्र इस रणनीति को मजबूत करने का संकेत है और इसका असर 2027 के चुनाव माहौल पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अखिलेश यादव के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक न्याय और लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही है। वहीं आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी की मजबूती और जनता के मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहिए। लालू यादव ने कहा कि संगठन की ताकत की पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी होती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और लोगों के बीच लगातार सक्रिय रहने का आह्वान किया है। उनका कहना था कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देकर पार्टी
पार्टी का जनाधार और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। संगठन की मजबूती के लिए अनुशासन, समर्पण और एकजुटता जरूरी है। लालू यादव की इस अपील को आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर चुनावी तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का मानना है कि संगठनात्मक एकता से आरजेडी जो है आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी। लालू यादव के संदेश के बाद से कार्यकर्ताओं में संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है और इसी क्रम में अमेरिकी प्रतिनिधि जो हैं उन्होंने स्टीव विटकैफ से मुलाकात की है और ऐसे में सुरक्षा और अमेरिका ईरान संबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में संभावित परमाणु समझौता, क्षेत्रीय तनाव कम करने और मध्य पूर्व में स्थिरता बहाल करने के मुद्दे पर भी विचार विमर्श हुआ है। सूत्रों के अनुसार कतर दोनों देशों के बीच संवाद स्थापित करने में अहम भूमिका निभा रहा है और बैठक के दौरान तनाव कम करना, कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाना और वार्ता की संभावनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। हाल ही के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्याशित बातचीत की गति मिली है और ऐसे में इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो इससे मध्य पूर्व में तनाव कम हो सकता है और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूती मिल सकती है। दोनों पक्षों की ओर से बैठक के निष्कर्ष पर कोई भी विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर इस कूटनीतिक पहल के अगले चरण पर बनी हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने की घटना के बाद से कई इलाकों में भारी तबाही देखने को मिली है। मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और मलबे ने सड़कें क्षतिग्रस्त कर दी है, जिससे कई गांवों का संपर्क जो है वो टूट गया है। प्रशासन और राहत एजेंसियां संभावित क्षेत्रों में हालातों का जायजा लेने और राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद से नालों में तेज उफान आ गया है, जिससे कई संपर्क जो हैं वो टूट गए हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें प्रभावित गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जहां पर सड़क मार्ग बाधित है, वहीं वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी काम किया जा रहा है। फिलहाल किसी बड़े जनहानि की अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि नुकसान का आकलन जारी है। मौसम विभाग ने क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय अधिकारियों से तुरंत संपर्क करने की सलाह दी है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर बहराइच में विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, समर्थकों और युवाओं ने हिस्सा लिया और जरूरतमंदों की मदद के उद्देश्य से स्वच्छता को रक्तदान किया है। और इस अवसर पर सपा नेता नंद यादव ने भी कहा कि अखिलेश यादव का जन्मदिन केवल उत्साह मनाने का दिन नहीं है, बल्कि समाज सेवा का संदेश देने का अवसर है। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना और युवाओं को रक्तदान के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा हमेशा सेवा, सहयोग और मानवता की भावना को बढ़ावा देती है और इसी सोच के तहत कार्यकर्ताओं ने रक्तदान करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई वरिष्ठ नेता, पार्टी पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आयोजकों ने उम्मीद जताई है कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम से अधिक लोग रक्तदान के लिए प्रेरित होंगे और जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। आज आप लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, क्या है उद्देश्य ब्लड डोनेशन का? आज हमारे पीडीए के जननायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिवस है और अपने नेता के जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। कैंप लगा हुआ है जिसमें भारी संख्या में नौजवान जो है रक्तदान करेंगे ताकि वो जो आने वाले समय में ज़रूरतमंदों को उसका उपयोग हो सके और लोगों को इससे लाभ पहुँचे। मतलब कितने लोग आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं? काफ़ी संख्या में लोग। आज आप लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, क्या है उद्देश्य ब्लड डोनेशन का? आज हमारे पीडीए के जननायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिवस है और अपने नेता के जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। कैंप लगा हुआ है जिसमें भारी संख्या में नौजवान जो है रक्तदान करेंगे ताकि वो जो आने वाले समय में ज़रूरतमंदों को उसका उपयोग हो सके और लोगों को इससे लाभ पहुँचे।
यूपी के सीतापुर और रामपुर में लागू किए गए खाद्य वितरण के पायलट प्रोजेक्ट के विरोध में सीतापुर के फुटकर खाद्य विक्रेता सड़कों पर उतर आए। खुदरा वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले भरत पैलेस में महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों ने हिस्सा लिया और इसके बाद से व्यापारी अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय की ओर रवाना हुए, लेकिन प्रशासन ने रास्ते में उन्हें रोक लिया और बाद में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का आरोप है कि नई व्यवस्था के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिनका कहना है कि 280 रुपए में मिलने वाली खाद उन्हें 266 रुपए में बेचनी पड़ रही है, जिसे प्रत्येक बोरी पर करीब 15 रुपए का घाटा हो रहा है। उनका दावा है कि इस स्थिति में कारोबार चलाना और परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। जिलाधिकारी ने प्रतिनिधि मंडल को उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने भी व्यापारियों की समस्या सुनकर शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो वो लखनऊ कूच करेंगे। आज हम लोग की जो महापंचायत थी उसका जो मेन बिंदु थे हमारे वो ये थे कि हम लोग किसानों को कंट्रोल रेट पे माल उपलब्ध कराते हैं, लेकिन हम लोगों को किसी तरीके से कंट्रोल रेट पे खाद उपलब्ध नहीं हो रही। हमारा खरीद का रेट उनकी बिक्री के रेट से भी ज़्यादा है। आज हमें अगर हम मान लें कि मुझे 250 रुपये में भी यूरिया पड़ जाएगी तो भी 25 से 30 रुपये का खर्चा सारा लगा के घर तक मेरे पड़ता है। 280 रुपये में घर बैठती है और ऐप के माध्यम से 266 रुपये किसान को बुक होती है। अब 266 रुपये में अगर हम बांटेंगे तो आप समझिए कि कम से कम मेरा 10 से 15 रुपये का घाटा हो रहा है और ये घाटा हम लोग कब तक सहेंगे। इसके लिए हम लोग 3 साल से प्रयासरत हैं और लगातार हम लोग जो है इसके बारे में ज्ञापन देते आ रहे हैं। अभी माननीय जिलाधिकारी जी को हम लोगों ने 15 दिन पहले भी इस बारे में अवगत कराया था और आज फिर हमने अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पे आज शाम को बैठक करके डीओ साहब से और इस पे मंत्रणा करेंगे और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चूंकि ये रेट डिसाइडेशन स्टेट गवर्नमेंट का मैटर नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर है। इसलिए हम लोग यहाँ से केंद्र के द्वारा, ये राज्य सरकार के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा केंद्र में भी बात पहुँचाएंगे। देखिए, अभी जो उर्वरक विक्रेताओं के जो खुदरा व्यापारी हैं, इनकी एसोसिएशन की आज एक महापंचायत थी, जो एक नई व्यवस्था अपने जनपद में आई है, जिसमें ऑनलाइन एक ऐप है फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल। इसके माध्यम से उर्वरकों की बिक्री हो रही है। तो इसमें इन लोगों को समस्याएं आ रही थी, तो उसके संदर्भ में इन लोगों ने एक बैठक बुलाई थी। इसके साथ साथ इनका एक ये भी इशू था कि इनको किराए में जो फर्टिलाइजर पहुंच रहा है उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो इनकी जो भी समस्याएं थी वो इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया वो हम लोगों ने ले लिया है। तो उसमें हम इनका 1-2 दिन लगेगा। हम जो वहीं यूपी के रामपुर क्षेत्र में डंपर चालक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। उपचार के बाद उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया है। घटना शाहबाद रोड का बताया जा रहा है। मृतक चंचल कुमार डंपर चालक था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पुलिस के अनुसार ढाबे पर कुछ लोगों के साथ उसका विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट और फिर गोलीबारी में तब्दील हो गया। गोली लगने से चंचल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिवारजनों ने 3 नामजद समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद से पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। क्या नाम भाई आपका? कहीं नहीं। अच्छा भाई, कहाँ के निवासी हो? घोषिपुरा। भैया, एक सावध रामपुर रोड पटवाई से एक ढाबा लगता है इस रोड पर, वहाँ पर एक व्यक्ति की गोली मारी गई है। उसका क्या नाम है, क्या घटना हुई? सर, उसका नाम है चंचल, जिसके गोली लगी है। और मैं टायर में हवा डाल लिया था, टायर पंचर हो गया था उनका, टायर में हवा डाल लिया था। ड्राइवर और चंचल दोनों जने खड़े थे। मैं टायर में हवा डाल लिया था, फिर गोली की आवाज आई, मैं छोड़ कर भाग आया। मुझे पता नहीं कौन था, कहाँ से आया, किधर। अच्छा, आप किस चीज की दुकान है? हमारी टायर पंचर की दुकान। यहाँ पर टायर की दुकान है? हाँ। अच्छा भैया, ये ढाबा कहाँ लगता है, कहाँ पर? ये पटवाई में लगता है। ये यहाँ पे रामपुर रोड पे नवाबनगर में उसमें लगता है। क्या नाम? वहीं कानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉपीराइट का उल्लंघन करके नकली परमिट सिगरेट बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। शिकायत के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने करीब 8 लाख रुपए
कीमत के 6000 डिब्बी जो है वो बरामद की है। पुलिस ने मौके से अंतरिक्ष पांडे और अभिनव पांडे को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी नकली ब्रांडेड सिगरेट तैयार करके सप्लाई करके बाजार में असली उत्पादक के नाम पर बेच रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं के साथ साथ ब्रांड कंपनी को भी आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। कमिश्नरेट पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि नकली सिगरेट का निर्माण कहां हो रहा था और इसकी सप्लाई किन किन जिलों तक की जा रही थी और इस नेटवर्क के अन्य में कौन कौन लोग शामिल है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारी स्वाट टीम ने, जिसके इंचार्ज मनीष यादव हैं, इन्होंने एक अच्छा गुडवर्क किया है। जो गोल्ड फ्लेक प्रीमियम सिगरेट होती है, जिसकी यहाँ पे कॉपी होती थी और इसकी जो कॉपीराइट था उसके उल्लंघन था, तो नोएडा से कंप्लेन आई थी हम लोग के पास दिल्ली से। उस आधार पर जब इन्होंने रेड किया तो लगभग 8 लाख के आसपास की सिगरेट बरामद हुई है और इसमें 2 एक्यूज पकड़े गए हैं। एक अंतरिक्ष है पांडे, दूसरा अभिनव पांडे। ये दोनों लोग वहाँ पे पकड़े गए हैं और पूरी टीम जो है इसको पकड़ के लाई है। इस पर 25,000 रुपये का मेरे द्वारा बेसिकली डुप्लीकेट है और इनको 1/3 रेट पे मिलती है, लगभग 20-25% के रेट पे मिलती है, जिसकी मार्केट वैल्यू पर सिगरेट 12 रुपये है। वो यहाँ पे 2.5-3 रुपये में लाते हैं, फिर इसको मार्केट में बेचते हैं। तो अच्छा खासा मार्जिन इस पे लेते हैं और फिर इसको प्रॉफिट। सर, इसकी सप्लाई कहाँ से होती है, इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें मैंने बताया ना, 2 एक्यूज अरेस्ट है, ऑलरेडी 2023 में जेल गया हुआ है। तो ये इस तरीके के काम में लिप्त था और सूचना मिली थी तो हमारी स्वाट इस पर एक्टिव हुई थी। ये कहाँ पकड़े गए? ये जो है हमारा जो थाना हरबंस मोहाल है, ये वहाँ से पकड़े गए। देखिए, हमारी स्वाट। वहीं हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत के साथ ही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। चंबा, शिमला समेत कई इलाकों में भारी बारिश ने काफी नुकसान पहुंचा है। कई पहाड़ों के मलबे गिरने के कारण 45 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं और इस वजह से यातायात काफी प्रभावित हुआ है। राजधानी शिमला में भारी बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। शिमला के चक्कर स्थित पुराने बैरियर के पास पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा है और इसके चलते दोनों ओर से यातायात बाधित हो गया है। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। मौके पर प्रशासन और संबंधित विभागों की टीम पहुंची है और मलबे हटाने का काम शुरू कर दिया है। कड़ी मशक्कत के बाद रात तक सड़क पर यातायात बहाल कर दिया गया है और चंबल जिले के उपमंडल के भारी बारिश के दौरान अचानक आए भूस्खलन ने लोगों को काफी परेशान कर दिया है। तेज बहाव के साथ आया पानी कई घरों में घुस गया है, जिससे अंदर रखा सामान नष्ट हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार लोक निर्माण विभाग से सड़क किनारे उचित डेंजर सिस्टम और नाले निर्माण की मांग की थी, लेकिन समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उनका कहना है कि अगर सड़क के किनारे पानी निकासी की व्यवस्था होती तो बारिश का पानी घरों में नहीं घुसता और नुकसान से बचा जा सकता था। पीड़ित परिवारों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसाती पानी के सही निकासी नहीं होने के कारण ये स्थिति बनी हुई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी उन टीएमसी नेताओं की सूची में शामिल हो गई हैं जिन पर अंडे फेंके गए हैं। ये घटना तब हुई है जब पश्चिम बंगाल में एक रेस्टोरेंट के अंदर टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक हो रही थी और आगे लोगों का एक समूह ने उन पर अंडा फेंका है। बता दें कि बीते दिनों कृष्णानगर में टीएमसी कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा अपने तीखे तेवरों के लिए जानी जाती हैं। मंगलवार को उन्होंने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पश्चिम बंगाल की नई सरकार और पुलिस प्रशासन पर चौतरफा हमला बोला है। महुआ ने आरोप लगाया कि राज्य में पूरी तरह से तानाशाही चल रही है और बंगाल और व्यावहारिक रूप से एक पुलिस स्टेट में तब्दील हो चुका है। राज्य की नई प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि लूट कर हो या जैसे भी आप चुनाव जीत गए हैं, अच्छी बात है और हम जनता को जनादेश मान रहे हैं, लेकिन अगर वाकई जनता को आप वोट दिए हैं तो आपके अंदर इतना डर क्यों है? आपकी पार्टी कैडर मैदान में क्यों नहीं दिख रही है? विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले और सत्तारूढ़ दल द्वारा की जा रही अंडा थेरेपी के सिद्धांतों को महुआ ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि पहले महीने जन आक्रोश बताकर पेश करने वाली कोशिश की गई है, वहीं असल में बीजेपी सरेआम गुंडागर्दी कर रही है। ऐसे में महुआ मोइत्रा ने बीजेपी को चौतरफा घेरा है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच से ठीक पहले ईशान किशन को एक बड़ी खबर उनको लेकर आ रही है, जिससे उनका उत्साह जो है वो दोगुना हो गया है। भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है।
बता दें कि दमदार फॉर्म में चल रहे युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में अपने ही साथी अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है और नंबर 1 बल्लेबाज का ताज अपने नाम कर लिया है। शानदार प्रदर्शन और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर किशन ने ये मुकाम हासिल किया है, जिससे भारतीय टीम के बल्लेबाजी और भी मजबूत नजर आ रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ईशान किशन ने अपने ही साथी अभिषेक शर्मा को पछाड़ते हुए T20 इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इस साल की शुरुआत में लंबे समय बाद T20 टीम में वापसी की थी और अब उन्होंने 2025 और 26 सीरीज में झारखंड को पहली बार सैयद मुसैयद अली ट्रॉफी का खिताब जीता था। किशन ने रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचना 2026 और T20 वर्ल्ड कप में उनका शानदार प्रदर्शन का नतीजा है, जबकि अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन अपेक्षाकृत फीका रहा और भारत बनाम आयरलैंड T20 सीरीज में किशन ने सिर्फ 1 और 12 रन बनाए थे। फिर भी वो अभिषेक को पीछे छोड़कर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने 2 मैचों में भी रन बनाए और किशन ने T20 वर्ल्ड कप में 2026 में लगभग 200 की स्ट्राइक रेट में 317 रन बनाए हैं। वहीं पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संवर्धन का संदेश देने के उद्देश्य से नीलगिरी पर्वत पर संत समाज की ओर से व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया गया और इस दौरान फलदार वृक्ष लगाए गए और लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में जगत गुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज, जूना अखाड़े के संरक्षण श्री महंत हरि गिरी जी महाराज और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज और 13 मणि के अध्यक्ष श्री महेंद्र नारायण गिरी जी महाराज सहित जूना अखाड़े के अनेक संत, सन्यासी और श्रद्धालु मौजूद रहे। पौधारोपण के दौरान संतों ने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि मानव जीवन की आवश्यकता बन चुका है। लगातार बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और घटते वन क्षेत्र को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फलदार वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध रखने के साथ साथ पक्षियों, जीव जंतुओं और मानव समाज के लिए भी अत्यंत उपयोगी होता है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।